गणित शिक्षण विषय प्रथम वर्ष का डीएलएड का इकाई 2 जिसका नाम है गणित शिक्षक सिद्धांत और उसकी शिक्षण विधियां। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका ब्लूप्रिंट क्या है, यानी इस इकाई 2 पर, गणित शिक्षण के इकाई 2 पर कितने अंक आवंटित है, इसका ब्लूप्रिंट क्या है। साथ ही साथ हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो डेट की परीक्षा आने वाले के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उस सबको हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है, मैं सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्रथम वर्ष का विषय गणित शिक्षण, जहां हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षण की इकाई 2 की। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी, इकाई 1 की वीडियो हम ला चुके हैं, प्लेलिस्ट चेक कीजिए चैनल पर, आपको मिल जाएगी, वहां वो भी देख सकते हैं। तो इस इकाई 2 जिसका नाम है गणित शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण विधियां, इसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये इकाई है। चलिए सबसे पहले बिना देरी के जान लेते हैं इसका ब्लूप्रिंट क्या है। तो इस इकाई 2 पर भाई कुल 15 अंक आवंटित है, यानी इस एक इकाई को पढ़कर, यानी एक वीडियो देखकर आपको 15 नंबर मिलेंगे इसी एक वीडियो से। इस पूरे इकाई से 15 अंकों के प्रश्न पूछता है, ठीक है। यहां पे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या वस्तुनिष्ठ प्रश्न या फिर एमसीक्यू जिसे कहते हैं, कई अलग अलग नामों से लोग जानते हैं, तो वो आते हैं भाई यहां पर 2 प्रश्न, यानी एक एक नंबर के 2, यानी 2 ऑब्जेक्टिव यहां से पूछेगा, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहां से आएंगे। फिर 2 अंकों का एक प्रश्न आता है, 2 नंबर, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न आता है। 3 अंकों का 2 प्रश्न आते हैं, यानी 3 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, यानी कितने कुल हो गए 6 नंबर। और 5 अंक का एक आता है, यानी दीर्घ उत्तरीय, तो एक प्रश्न 5 अंक का भी आता है, तो 5 नंबर, तो 5 और 6 11, 11 और 4 15। तो इस तरह से इस इकाई 2 गणित शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण विधियां पर अंक आवंटित है 15। तो ये 15 अंक कैसे हासिल करना है, 15 अंक के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कौन से हैं, चलिए जानते हैं। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि आपको ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, आगे भी डेट की पढ़ाई बहुत मेहनत से करनी है अगले साल भी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रख दें ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो ताकि आपको गेस्ट पेपर, ब्लूप्रिंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स सब कुछ मिलता रहे इस चैनल पर सबसे पहले। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो प्रश्न क्रमांक 1 जो डेट की परीक्षा में पहले भी पूछा था, आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो है सीखना क्या है, सीखने की विशेषताएं बतलाइए। सीखना जिसे अधिगम भी कहते हैं, नहीं अधिगम क्या है ऐसा भी लिख के आ सकता है प्रश्न। तो सवाल पूछा है सीखना क्या है, सीखने की विशेषताएं बतलाइए। भाई सीखना क्या होता है, हम अपने व्यवहार में जो परिवर्तन करते हैं, जैसे पहला कुछ और करते थे, फिर सीख गए तो कोई अलग तरीके से करने लग गए, तो व्यवहार में परिवर्तन। तो वही ध्यान रखिएगा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये गिलफोर्ड ने कहा था, ये वैज्ञानिक गिलफोर्ड जी का, ये भाषा वैज्ञानिक सामाजिक वैज्ञानिक गिलफोर्ड जी के कथन है, उनकी ही परिभाषा दी हुई है। तो उन्होंने कहा कि व्यवहार के कारण, अगर कोई मान लो कोई हमें कुछ आता नहीं है, तो हमारा कोई अपना जिसे हम देखकर सीखना चाहते हैं, वो जैसा व्यवहार करता है उसके व्यवहार को देख के अपने व्यवहार को बदल लेते हैं, यानी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ये किसने कहा है, गिलफोर्ड ने। हम सीखते कैसे हैं, दूसरे को देखकर कि उसका व्यवहार कैसा है, उसके व्यवहार से सीख लेते हैं, तो यही तो हो गया सीखना। छोटा बालक अपने माँ बाप को देखकर सीखता है, अपने परिवारजनों को देखकर सीखता है, आस पड़ोस के लोगों को देखकर सीखता है, ठीक है। तो व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। फिर सीखने की विशेषताएं निम्नलिखित है, यह अलग प्रश्न भी आपको पूछ सकता है कि भाई सीखने की विशेषताएं बतलाइए, सीखने की क्या क्या विशेषता होती है या हो सकती है। तो सीखने की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, ऐसा आप थ्योरी लिख लीजिएगा। हो सकता है आपको सिर्फ इतना प्रश्न पूछे सीखना क्या है 2 नंबर के लिए, या फिर हो सकता है आपको सिर्फ इतना पूछे 3 नंबर के लिए सीखने की विशेषताएं बतलाइए, या हो सकता है कि ऐसा पूछे सीखना क्या है, सीखने की विशेषताएं बतलाइए, 5 नंबर के लिए एक ही सवाल पूछ दे, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं आपको पूरा बता रहा हूं, तो आप इसको ये मत समझिए कि ये एक प्रश्न है भाई, ये एक अलग प्रश्न है, ये अलग प्रश्न है, दोनों को मिला के अलग प्रश्न, यानी एक प्रश्न से 3 तरह के प्रश्न आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सीखने की विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। कभी भी आपको अगर सवाल पूछता है कि सीखने की विशेषताएं बतलाइए, तो सीधा मुंह उठा के सवाल का जवाब नहीं लिख देना है, आपको पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखनी। कैसे लिखिए थ्योरी, हेडिंग दीजिए कि सीखने की विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं, या सीखने की कई विशेषताएं होती हैं, उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं, उनमें से कुछ प्रमुख स्पेशल जो विशेषताएं होती हैं नीचे दी गई हैं, ऐसा कुछ बोल दीजिए। फिर नंबर 1 भाई सीखना एक प्रक्रिया है, ऐसा टाइटल दीजिए। फिर ऐसे भी मत लिख देना कि नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, नहीं भाई नंबर 1 लिखो, फिर उसको लिखने के बाद उसको एक्सप्लेन कर 2-3 लाइन, कैसे करना है बताता हूं, ठीक है। तो सीखने की विशेषताएं निम्नलिखित दी गई हैं। नंबर 1 सीखना एक प्रक्रिया है, डैश देकर फिर इसमें थ्योरी लिखिए कि सीखना एक प्रक्रिया है, यानी कि हम सीखते तभी हैं जब किसी प्रक्रिया को करते हैं, यानी किसी प्रक्रिया को अपनाकर ही सीखते हैं, किसी एक तरीके से ही सीखते हैं, या किसी एक तरीकों को अपनाकर। जैसे अभी आप लोग यूट्यूब से सीख रहे हैं, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं किस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब से क्लास के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वीडियो लेक्चर के माध्यम से, तो भी सीखना ही हो गया, आपका एक प्रक्रिया हो गया।
कभी कभी लोग किताब से पढ़कर देखते हैं फिर लिखते हैं और फिर समझते हैं, वो भी एक तरीका हो गया किताब से अध्ययन करना या नोट्स से अध्ययन करना, है ना। तो अगर आपको भाई सभी सब्जेक्ट के नोट्स भी चाहिए ना तो ऊपर देखिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप नोट्स परचेस कर सकते हैं बहुत कम दाम में। परीक्षा में 100% सफलता की गारंटी, ऊपर नोट्स अगर पढ़ के आप कर सकते हो। तो नोट्स के लिए ऊपर दिए गए नंबर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो सीखने की विशेषताएं निम्नलिखित है। सीखना एक प्रक्रिया है। नंबर 2, प्रतिचारों का चुनाव। सीखते वक्त आप प्रतिचारों का चुनाव सही करना, मतलब आपको सीखना किस ढंग से है, किस तरीके से, किस चीज से सीखना है। तो सीखने के लिए प्रतिचारों का सही चुनाव करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने सही प्रतिचार नहीं चुना तो ढंग से सीख नहीं पाओगे। तो ये ध्यान रखना, सीखने के लिए प्रतिचारों का चुनाव करना बहुत आवश्यक है। तीसरा भाई अभ्यास। सीखने के लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। यानी आपने किसी को क्रिकेट खेलते देखा तो अगर आप खुद खेलोगे नहीं, मन ही मन सोचते रहोगे कि मुझे आगे खेलना, तो नहीं, आपको खुद भी वैसे खेल के सीखना पड़ेगा, है ना। आपको ऐसा बॉलिंग डाल के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। या कोई चीज आपने पढ़ा तो उस प्रश्न का भाई हल आपको लिख लिख के अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभ्यास करना अत्यंत आवश्यक है, ये सीखने की विशेषता है। चौथा, लक्ष्य की प्राप्ति। भाई लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब आप सीखेंगे, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा, या सीखने से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो ध्यान रखिए। तो डैश देके मतलब लिख के ऐसा लिखना, लक्ष्य की प्राप्ति हेडिंग देना और डैश देके उसमें थोड़ा लिखना कि सीखने के लिए लक्ष्य की प्राप्ति अत्यंत आवश्यक है। या फिर अगर आप लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए विधियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सीखने के लिए आपको धैर्य संयम रखना पड़ेगा। कुछ इस प्रकार थ्योरी लिख देना, हो गया। फिर अगला भाई विभेदीकरण। सीखने की विशेषता यह है कि बालक सीखने के पश्चात सही गलत का भेद कर सकता है। जैसे बालक को पहले कुछ नहीं आता था, फिर उसने सीख लिया तो वो खुद ही देखा मैं पहले कितना बेवकूफ था, ऐसे सवाल हल करता था, लेकिन अब देखो मैं ऐसे सवाल हल करता हूं। तो वो अपने अच्छे बुरे के बीच, अपने सही गलत के बीच भेद कर सकता है। इसे कहते हैं विभेदीकरण। यानी कि सीखना एक विभेदीकरण का भी गुण देता है। भाई सीखने की विशेषता यह है कि ये विभेदीकरण है, यानी सीखने के पश्चात आप बता सकते हो कि गलत तरीका क्या है, सही तरीका क्या है। भाई किसी चीज का अगर आपको सही तरीका आता है तो आप गलत तरीका और सही तरीका बता सकते हो। आपको विभेदीकरण की क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को बताइए। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है और पढ़ाई करने में अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करो वीडियो को। बहुत सारे लोग चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो लाइक नहीं करते। भाई ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अपने दोस्त जो डेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो शेयर कीजिए बहुत ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कमेंट करके बताइए अगला वीडियो कौन सा चाहिए, वीडियो कैसी लग रही है। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को बताइए। अगला सवाल यह है कि जब गणित में पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस बनाते हैं, गणित में जब पाठ्यक्रम बनाते हैं तो उस वक्त किस प्रिंसिपल को, किस सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए, या हमारे ध्यान में क्या होना चाहिए, उस समय हम लोग क्या ध्यान में रखना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत निम्नलिखित दिए गए हैं। ऐसी थ्योरी लिखो। मैंने यहाँ थ्योरी लिखी नहीं है क्योंकि भाई बोर्ड कम है, समय कम है, जगह कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखता हूं। आपको डिटेल में जानना है और डिटेल में नोट्स चाहिए तो दिए गए ऊपर व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके डिटेल में नोट्स परचेस कर सकते हैं बहुत कम दाम में। चलो, तो गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत निम्नलिखित दिए गए हैं। डैश नंबर 1, बाल केंद्रित। भाई कोई भी पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए। भाई पढ़ना बच्चे को है, सीखना बच्चे को हो, तो जब सिलेबस बनाओगे तो बच्चे के लायक बनाना चाहिए। यानी हमारा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए। तो बाल केंद्रित लिखना, डैश देकर लिखना कि भाई पाठ्यक्रम का केंद्र जो है बालक होना चाहिए, यानी बालक को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम बनाना चाहिए जो बच्चे को पढ़ने के लिए आसानी हो। लिख दी थ्योरी, बहुत आसान है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग। उसमें भी डैश देकर लिखेंगे कि जब हम पाठ्यक्रम तैयार करते हैं, सिलेबस तैयार करते हैं तो हम मनोवैज्ञानिक तरीका, तार्किक लॉजिकल तरीका इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को मजा आता है इसमें पढ़ने में, बच्चों को ये तरीका भाता है, बच्चों को ये तरीका पसंद आता है, बच्चे इसको बहुत आसानी से समझ पाते हैं, लंबे समय तक ध्यान में रखते हैं। इसलिए कभी भी पाठ्यक्रम बनाते वक्त मनोवैज्ञानिक और तार्किक ढंग अपनाना चाहिए, ठीक है। दूसरा भी यहां ये भी दिया, दूसरा छूट गया था, क्रिया प्रधान। भाई हमारा सिद्धांत जो है, हमारा जो गणित का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो क्रिया प्रधान होना चाहिए। क्रिया प्रधान मतलब एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि बस हमें कुछ नहीं करना है, टीचर पढ़ाया जा रहा है और बच्चा चुप रहेगा, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है कि ऐसा सिलेबस बनाना चाहिए जिसमें बच्चे को इन्वॉल्व होना चाहिए। हमारा पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें छात्र क्रियाशील रहे, यानी छात्र को इन्वॉल्व होना पड़ेगा उस पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत नंबर 1, बाल केंद्रित होना चाहिए। नंबर 2, क्रिया प्रधान होना चाहिए। नंबर 3, मनोवैज्ञानिक और तार्किक ढंग होना चाहिए। चौथा, भाई व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना पड़ेगा। पाठ्यक्रम कभी भी व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए। यानी ऐसा पाठ्यक्रम रखो जिससे होशियार से होशियार बच्चा भी समझ जाए, सीखने मिले, और एक कमजोर से कमजोर मंदबुद्धि बालक को भी समझने में आसानी मिले। तो ऐसा ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिलेबस के सिर्फ छोटे बच्चों के लिए, एकदम कमजोर बच्चों के लिए हो, ऐसा भी नहीं हो एकदम हाई फाई, एकदम बहुत ही तेज तर्रार बच्चों के लिए हो, ऐसा नहीं, सबके लिए होना चाहिए सिलेबस, पाठ्यक्रम, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। और कभी पाठ्यक्रम बनाते हुए भाई अध्यापक की सहमति जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि भाई जो भी पाठ्यक्रम सरकार बनाएगी, मंत्री बनाएगा, आप मुझे बताओ पाठ्यक्रम पढ़ाएगा कौन? अध्यापक। पढ़ेगा कौन? शिक्षक। बच्चा जो है छात्र वो पढ़ेगा। यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच की बात है,
पाठ्यक्रम इनके लिए ही बनता है, तो फिर बाकी इन दोनों की बात तो सुननी ही सुननी चाहिए। ठीक है, छात्र की बात तो हमने देखा कि भाई ये बाल केंद्रित होना चाहिए, पर भाई ये अध्यापक की सहमति से भी बनना चाहिए। यानी जब कभी सिलेबस बनाओ, पाठ्यक्रम बनाओ, तो पहले टीचर को दिखाओ कि भाई सर बताइए, मैडम बताइए, सही है कि नहीं पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए। तो टीचर देखेगा, समझेगा, अपने अनुभव से ज्ञान से बताएगा कि हाँ ये सही तरीका है, अच्छा तरीका है ना। तो हमारा जो है अध्यापक की सहमति भी होनी चाहिए। तो सवाल था कि गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत को बतलाइए। तो गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1 बाल केंद्रित होना चाहिए, नंबर 2 क्रिया प्रधान होना चाहिए, नंबर 3 मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग होना चाहिए, नंबर 4 व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखना पड़ेगा, नंबर 5 अध्यापक की सहमति भी चाहिए। क्लियर हो गया। और कुछ ऐड कर सकते हैं, जो पाठ्यक्रम है रोचक होना चाहिए, पाठ्यक्रम जो है सरस और सरल होना चाहिए, ऐसे कई टॉपिक्स और लिख सकते हो आप। मैं तो यहाँ पे 5 बताए, आप 6वां 7वां भी लिख सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि गणित का पाठ्यक्रम सिलेबस बनाते हुए क्या रखना है आपको। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये 100% डेट की पहले की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। हर बार 2017, 2019, 2018, 2016, 2014, भाई हर साल ये प्रश्न पूछा गया है और आने वाली डेट की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आगमन और निगमन विधि में अंतर बतलाइए। इसको आप पहले भी जानते होंगे। ठीक है, जल्दी इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी आ जाएगी कि आगमन विधि क्या है, निगमन विधि क्या है। ठीक है, अगर आपने इसके बारे में और डिटेल पढ़ना चाहते हो तो हमारी लाइव क्लास की प्लेलिस्ट है। आप जब हमारे चैनल पर जाके अभी हमारे चैनल का नाम पे क्लिक करोगे स्टडी क्लास पे, तो सीधा चैनल पर पहुंच जाओगे। वहां आपको ऐसा बार मिलेगा जहां होम वीडियोस, ऐसा आपको कम्युनिटी, वहां पे प्लेलिस्ट में भी दिखेगी। तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करना और वहां पर जितने भी प्लेलिस्ट बनी होंगी उसमें आप जाकर देखना गणित शिक्षण की प्लेलिस्ट, वहां पर आप पढ़ सकते हो पूरा, वहां पर बताया है डिटेल में। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में। आगमन विधि क्या होती है, निगमन विधि क्या होती है। नंबर 1, आगमन विधि विशिष्ट सामान्य की ओर चलती है, जबकि निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। तो जब कभी भी आपको अंतर लिखना है तो भाई दोनों पढ़ लीजिए एक साथ में, और मान लो अंतर नहीं भी लिखना है तो सिर्फ इतनी 5 पॉइंट बनाकर लिख देना। आगमन विधि विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, इसमें एक सामान्य नियम बतलाया जाता है ना। एक एक करके बतला दो, 5 पॉइंट आराम से आपका बन गया थ्योरी, 5 नंबर का बढ़िया से आराम से हो जाता है। और डिफरेंस पढ़ने से क्या होगा, दोनों एक साथ पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक भी तैयार हो गया, ये भी हो गया, और दोनों एक साथ भी तैयार हो गए। ठीक, तो आगमन विधि में विशिष्ट है सामान्य की ओर जाते हैं, जबकि निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। नंबर 2, इसमें भाई एक सामान्य नियम पहले बता दिया जाता है। ठीक है, और उदाहरण वगैरह से ज्यादा ध्यान नहीं देते, पहले उदाहरण देके सामान्य नियम बता देंगे। और यहां पर क्या होता है, निगमन विधि में पहले सामान्य नियम बताते हैं, बाद में स्पष्ट उदाहरण से समझाते हैं। यानी यहां पर पहले नियम बताएंगे फिर एग्जाम्पल देंगे, यहां पर पहले एग्जाम्पल देंगे फिर नियम बताएंगे। ठीक है, तो ये आगमन विधि में पहले भाई आपको क्या दिया जाएगा, एग्जाम्पल उदाहरण, फिर उसका नियम बतलाया जाएगा। ठीक, लेकिन निगमन विधि में क्या होता है, यहां पहले आपके सामने वो सामान रख दिया जाएगा, वो चीज रख दी जाएगी, उसकी जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद फिर क्या करेंगे भाई, उसके ऊपर उदाहरण बनेंगे, पेश करके समझाएंगे। पहले सामान्य नियम, बाद में उदाहरण, उदाहरण द्वारा छात्रों पर आश्रय है ना, ध्यान रखेंगे आप, उदाहरण द्वारा छात्र पढ़ा दिए जाते हैं। तीसरा, इसमें क्या होता है निगमन आगमन विधि में कि छात्र का संधान, जो नियम का संधान छात्र स्वयं करते हैं, यानी छात्र खुद ही नियम सीखते हैं। अगर आगमन विधि की बात करें तो आगमन विधि को पढ़ने के जो कुछ सारे नियम होंगे आगमन विधि में, उस नियम को स्टूडेंट्स पहले खुद ही पढ़ते हैं, छात्र पहले खुद ही पढ़ लेते हैं, बाद में इसे छात्र को भाई लगता है कि मैं खुद से कर सकता हूं, तो बालक के अंदर आत्मविश्वास, मोटिवेशन आ जाता है, उसके अंदर प्रेरणा आ जाती है कि मैं तो खुद से सीखा, मैंने ये सवाल कर करके, तो मैं अपने मन में भी कुछ टैलेंट है भाई, अपने अंदर भी कुछ है, ऐसा उसको समझ में आता है। तो वो क्या करता है भाई, वो बहुत ही आत्मविश्वास से भर जाता है बालक। ठीक है, अगला प्रश्न मतलब इसका अगला डिफरेंस कि इसमें छात्र दूसरों पर आश्रित होते हैं। आगमन विधि में छात्र स्वयं ही सारे कार्य करता है, स्वयं पर आत्मनिर्भर होता है। ऐसा शॉर्ट में लिख सकते हो कि आगमन विधि में छात्र आत्मनिर्भर होता है। फिर आप निगमन विधि में लिख सकते हो, इसमें छात्र दूसरों पर आश्रित होता है, यानी टीचर उनको सही से सिखाएगा तो सीखेंगे, टीचर बताएगा तो सीखेंगे, खुद से कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। तो निगमन विधि में क्या होता है, छात्र दूसरों पर आश्रित होते, कौन उनको सवाल समझाकर देगा, सवाल बताएगा। फिर यहां पर चौथा, ये आगमन विधि सिर्फ छोटे छात्रों के लिए भाई महत्वपूर्ण है, छोटे छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। आगमन विधि छोटे छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है, जबकि निगमन विधि बड़े छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है, बहुत अच्छी है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आगमन विधि छोटे बच्चों के लिए अच्छी है, निगमन विधि बड़े बच्चों के लिए अच्छी है। ठीक है, आगमन विधि में भाई क्या होता है कि इसको छात्र स्वयं ही कर लेता है, निगमन विधि में क्या होता है, छात्र दूसरे पर डिपेंडेंट आश्रित रहता है। ठीक है, फिर यहां पर आखिर देखिए, आगमन विधि में छात्र सक्रिय होता है, एक्टिव होता है, जबकि निगमन विधि में छात्र जो होता है इसमें वो एक्टिव नहीं होता, इसमें टीचर अध्यापक ज्यादा एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है। ठीक है, आगमन विधि में भाई छात्र सक्रिय होते हैं, निगमन विधि में अध्यापक अधिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर लिख दिया, डिफरेंस आप कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि विशिष्ट है, आगमन विधि में भाई विशिष्ट सामान्य की ओर जाते हैं, निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। आगमन विधि भाई यहां उदाहरण देकर एक सामान्य नियम समझाया जाता है, जबकि निगमन विधि में
पहले सामान्य नियम बाद में उदाहरण देते हैं, पहले सामान्य नियम बता देंगे बाद में उदाहरण देंगे। ठीक, अगला भाई यहां पर छात्र आगमन विधि में छात्र नियम का संधान स्वयं करते हैं जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, जबकि निगमन विधि में क्या होता है, छात्र दूसरे पर आश्रित होते हैं, वो अपने नियम खुद नहीं बनाते, आश्रित होते दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। ठीक है, छात्र दूसरों पर आश्रित निर्भर होते हैं पर यहां पर आत्मनिर्भर होते हैं। अगला, छोटे छात्रों के लिए आगमन विधि अधिक उपयोगी है। फिर भाई निगमन विधि छोटे के लिए नहीं बड़े छात्रों के लिए अधिक उपयोगी है। क्या देखिएगा, आगमन विधि छोटे छात्रों के लिए उपयोगी है, निगमन विधि बड़े छात्रों के लिए उपयोगी है। अंतिम क्या था कि भाई आगमन विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं जबकि निगमन विधि में जो शिक्षक होता है वह सक्रिय होता है, वो क्रियाशील रहेगा ज्यादातर। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये होगा आगमन निगमन विधि का अंतर। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक और शेयर जरूर करना, शेयर करना तो मत भूलना, नॉलेज बांटने से बढ़ता है, जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो लर्निंग मटेरियल यानी कि सीखने की जो सामग्री होती है, अधिगम सामग्री जो होती है गणित में, उसकी बात करने वाले हैं। तो ये प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन ऐसा है कि जब मैथ सिखाते हैं तो मैथ सिखाने के लिए कुछ सामग्री चाहिए होती है। जैसे आपको पता है कि भाई गणित सीखने के लिए आपके पास वो चांदा, वो डिवाइडर, कंपास जो भी बोलते हैं ना, उसको वो पूरा मटेरियल होना चाहिए आपके पास। गणित सिखाने के लिए बहुत सी चीजें, ग्राफ पेपर भी चाहिए होता है, मानचित्र मैप भी चाहिए होता है, बहुत सी चीजें लगती हैं। तो उन चीजों को ही हम क्या कहते हैं, अधिगम सामग्री कहते हैं। ठीक है, तो ये हर विषय में आती है, गणित में भी आती है। इसके ऊपर ये भी सवाल बनता है, गणित में भी, अंग्रेजी में भी सवाल बनता है कि अंग्रेजी सीखने के लिए अधिगम सामग्री कौन सी होती है। तो हम यहां पर अभी गणित की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि गणित में अधिगम सामग्री को बतलाइए। भाई गणित सिखाने के लिए सबसे पहले आपके पास बोर्ड होना चाहिए। अगर आप गणित के टीचर हो तो आपको पढ़ाना है तो सबसे पहले आपके पास श्यामपट्ट और चौक, अगर श्यामपट्ट नहीं है तो श्वेतपट्ट और मार्कर पेन याद रखिए। ये जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये श्यामपट्ट थोड़ी है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है, यानी कि श्वेतपट्ट है। अगर यहां नॉर्मली बात क्या होती है, स्कूल में क्या रहता है, श्यामपट्ट रहता है, ब्लैक बोर्ड और चौक रहता है। दूसरा मूल वस्तु, रियल ऑब्जेक्ट्स, यानी बच्चों को अगर आपको मान लो पढ़ाना है कि बेटा 5 लीटर 1 लीटर माप पढ़ाना है, नाप तोल उनको पढ़ाना है, अगर बच्चों को मेजरमेंट पढ़ाना है, यूनिट पढ़ाना है, तो आप उनको वो बाट लेकर आओगे, 1 किलो का 500 ग्राम का बाट दिखाओगे उनको, है ना, लोहे का बना जिससे वजन करते हैं, तराजू दिखाओगे उन्हें, आप 1 लीटर की वो कितनी दिखाओगे, 1 लीटर कैसे नापते हैं, तो ये मूल वस्तु क्लास में लाकर दिखाओगे तो बच्चा बहुत जल्दी समझेगा, बहुत अच्छे से समझेगा, है ना। उनको स्केल बनाकर दिखाते हो ऐसा 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो बच्चा बहुत अच्छी समझता है। आपके पास मूल वस्तु होनी चाहिए, आप जो सिखाने वाले बच्चे को उसकी मूल वस्तु जरूर रखना चाहिए। ठीक है, चित्र, जैसे आप किसी चीज को पढ़ाने जा रहे हैं तो उसका चित्र रखिए। जैसे बच्चों को कभी कभी ज्यामिति, त्रिकोणमिति पढ़ाते हैं, छोटी क्लासेस में बच्चों को चॉकलेट के बारे में पढ़ाते हैं, तो भाई चॉकलेट लेकर आ जाओ ना खुद, या चॉकलेट की ऐसी तस्वीर बनाकर दिखाओ, 1 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट इक्वल टू, बच्चों को बताओ बेटो कितने चॉकलेट हो गए, टोटल 2 चॉकलेट, है ना। बच्चों को ऐसा सिखाया जाता है। कॉपी में देखना, छोटे बच्चे किताब में ऐसे चित्र बने होते हैं चॉकलेट का, सेब का, है ना, जोड़ और घटाना पढ़ाने के लिए। फिर रेखा चित्र भी होना चाहिए, है ना, रेखा चित्र भी होना चाहिए, चार्ट भी होना चाहिए, मानचित्र भी होना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब गणित में अधिगम सामग्री है। ठीक है, आप चाहे तो कैसे लिख सकते हैं कि आप थोड़ी लिख सकते हैं, गणित में अधिगम निम्नलिखित अधिगम सामग्री होती है। अगर आप इसका पूरा डिटेल आंसर चाहते हो ना तो ऊपर दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके नोट्स परचेस कर लो, ये सब के आंसर एकदम डिटेल में वहां पर दिए हैं। ठीक है, श्यामपट्ट और चौक, मूल वस्तु, चित्र, रेखा चित्र, चार्ट, मानचित्र। अगर गणित में अधिगम सामग्री निम्नलिखित अधिगम सामग्री होती है, डैश नंबर 1 श्यामपट्ट और चौक, डैश जगह उसमें लिखो तो भाई गणित में सिखाने के लिए अधिगम के लिए श्यामपट्ट और चौक की आवश्यकता होती है। लिख गई थ्योरी, अगले बैठो, तो ऐसे करके एक एक को लिखो और उसका थोड़ा थोड़ा 2-2 लाइन की थ्योरी लिखो, तो बढ़िया 5 नंबर का सवाल तैयार हो जाएगा। ठीक भाई, दूसरा सवाल, मौखिक गणित के दोष बतलाइए। जो मौखिक गणित होता है, जो ओरल मैथ्स होता है ना, उसका आपको क्या करना है भाई, उसके गुण दोष बताना, आपको गुण नहीं माफ कीजिएगा, दोष, यानी उसकी गलतियां बतानी है। पहली बात, अगर आप ओरली कुछ सीखते हो तो रटने की आदत आती है। ठीक है, तो रटने की आदत पड़ जाती है, मौखिक गणित से रटने की आदत पड़ जाती है। दूसरा भाई, बिना सोचे समझे निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं बच्चे, अंदाजी तुक्का मार देते हैं। जैसे सवाल शिक्षक ने सवाल दिया, बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, जैसे गणित के ऑब्जेक्टिव वस्तु में प्रश्न आते हैं तो बच्चे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अंदाजा से, हाँ इसका उत्तर चौथा होगा, ये नहीं बोलते कि चौथा कैसे होगा, गणित वो सवाल दिमाग में हल नहीं करते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, वो दिक्कत होती है। तो बिना सोचे समझे कभी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं बालक। तीसरा कि भाई सूत्र आधारित कार्य है, अगर सूत्र आधारित कार्य है यानी आपको अगर भाई सवाल पूछा जाएगा तो आपको एक सूत्र से सवाल का जवाब देना होगा, तो सूत्र तो याद करना पड़ेगा, तो सूत्र याद करना मतलब रटना। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, गणित के दोष हैं, मौखिक गणित के दोष हैं, रटने की आदत लग जाना, बिना सोचे समझे निष्कर्ष पर पहुंचना, और सूत्र आधारित कार्य होता है, यहां पर प्रश्न होता है, इस कारण से इसमें रटने की आदत पड़ जाती है। तो ये हो गए मौखिक गणित के दोष। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्राथमिक स्तर पर खेल विधि के गुण बतलाइए, यानी प्राइमरी लेवल पर जो खेल विधि होती है, यानी बच्चों को जो खेल खेल में सिखाते हैं, उसके भाई खासियत क्या है, उसके गुण क्या है, उसकी अच्छाइयां क्या है। तो हम लिखेंगे प्राथमिक स्तर पर खेल विधि के गुण निम्नलिखित दिए गए हैं, डैश लिख दो। नंबर 1 कि स्वतंत्रता का वातावरण,
भाई जब खेल विधि से सीखते हैं तो बच्चे के ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती कि ऐसे ही सीखना वैसे ही सीखना है, वो स्वतंत्र होता है, वो जैसे चाहे सीख सकता है, तो उसके पास स्वतंत्रता वाला वातावरण है। दूसरा मनोवैज्ञानिक विधि, भाई ये दिमाग पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट करने वाली विधि है, इससे बच्चा अपने आप ज्यादा सीखने की कोशिश करता है। क्लास में किताब में पढ़ाओगे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, पर उसको ग्राउंड में लेकर चलो, बच्चों को सारे बच्चों को प्लेग्राउंड में लेकर चलो और किसी खेल खेल के विधि से पढ़ाओ, बच्चा खुद सीखेगा, खुद मजा आएगी उसको, ठीक है, मनोवैज्ञानिक विधि है। तीसरा व्यक्तित्व का विकास, बच्चे का भाई उसका व्यक्ति उसकी पर्सनालिटी बढ़ती है। आप खुद ही देखो ना, अगर कोई आप गेम खेलते हो, गेम में हार जीत होती है ना, खेल में हार जीत होती है, तो आपका व्यक्तित्व बदलते रहता है। व्यक्तित्व का विकास, सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट करना, पूरा विकास करना है तो सर्वांगीण विकास के लिए भाई बाहर निकलना पड़ेगा खेलने के लिए, है ना। फिर आत्मविश्वास की भावना, भाई आप जब बाहर खेल खेलते हो तो खेल तो अच्छे से आता है, पर खेलना अच्छे से आता है तो अच्छे से खेल लेते हैं तो उससे आत्मविश्वास आ जाता है, फिर पढ़ाई में भी आत्मविश्वास आ जाता है, ठीक है, आत्मविश्वास की भावना। और फिर सहयोग की भावना, यानी सहयोग की भावना भी आ जाती है भाई, उसमें हेल्प मिल जाती है आपको ना, सहयोग है, हेल्प की भावना, एक दूसरे की मदद करके चलना होता है, ये भी सिखा पाते हैं। यानी खेल विधि से बच्चों के अंदर ये सारे गुण डाल सकते हैं, स्वतंत्रता का वातावरण ला सकते हैं, उनको मनोवैज्ञानिक तरीके पर दिमागी असर कर सकते हैं, उनके व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, उनका सर्वांगीण विकास यानी उनका चहुमुखी विकास कर सकते हैं, साथ ही साथ बालक में आत्मविश्वास की भावना ला सकते हैं और उसमें सहयोग की भावना भी ला सकते हैं अगर खेल खेल विधि पढ़ाएंगे तो, ठीक है। तो ये होगा सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ठीक है। ये मैंने आपको इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताए जो आपको यहां पर 2 नंबर के लिए 3 नंबर के लिए या 5 नंबर के लिए सवाल पूछ सकता है। पिछले डीएड की परीक्षाओं में 100% पूछा था, आने वाले डीएड की परीक्षा में 100% पूछेगा, तो इन सवालों को पढ़कर एकदम रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, और इनके डिटेल नोट्स चाहिए तो ऊपर दिए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। और भी वीडियो लेक्चर्स के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करोगे तो सारे वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, प्लेलिस्ट चेक करके देखो। कई लोगों को प्लेलिस्ट चेक करना नहीं आता, भाई चैनल के नाम पर क्लिक करो, जहां स्टडी क्लास दिख रहा है, सीधा पहुंच जाओगे होम पर, वहां आपको होम वीडियो पॉपुलर प्लेलिस्ट ऐसा दिखेगा, ऊपर देखोगे तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करो तो प्लेलिस्ट मिलेगी, तो एक एक प्लेलिस्ट चेक करो, अलग अलग विषयों के वीडियो मिलेंगे, सब पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो, गणित शिक्षण प्रथम वर्ष का विषय इकाई 2 गणित शिक्षण, ठीक है। वीडियो आपको कैसे लगी, पसंद आई तो जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ अगर लाइक करके जरूर देखना, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल रख दो। आपका एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाता, पर हमारे लिए बहुत प्रेरणा मोटिवेशन का काम करती है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, शिक्षक होने का पहला कर्तव्य यही है, टीचर बनना है तो भाई शेयर करो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, शेयर करने से ही बढ़ती है नॉलेज, ठीक है। तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, जाके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती है। एग्जाम का टाइम टेबल आ गया, सबसे पहले नोटिफिकेशन हमने ही दी, उसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप, ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर लो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो आप हमें अन्य सोशल मीडिया जैसे कि आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, हम हर जगह हैं।